70 में से 50 पार्षद, अब तो 50 हो गए संजय भगतानी के आने के बाद में, और 20 विपक्ष के हैं। लेकिन आपके ही पार्षद इस तरह की कोई बात कहते तो विपक्ष मजबूत हो जाता है। जैसे 272 वाला जो मसला निकला, और आपने हाल ही कहा कि 272 है कहाँ, या फिर जो भी आपने बताया, कुछ तो निकला उसमें। मनु जी, ये तो कुछ तो पहले ही निकल चुका था जी। 272 की हवा उड़ाकर इस नगर निगम को बदनाम करने का काम क्यों करते हो? जी। मैं वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से वापस कह रहा हूँ, कोई भी उदयपुर का बंदा, मैं किसी का नाम लिए बिगड़ कह रहा हूँ, 272 की सूची नगर निगम को उपलब्ध करा दे वर्तमान में, अभी भी डंके की चोट में। हमने व्हाट्सएप पे सब जगह घूम रही 272 लिखा हुआ प्लॉट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद संज्ञान ले लो, आप खुद उसका सर्वे करवा लो। आप चैनल चलाते हो, अच्छा चैनल चलाते हो, आपका प्रसिद्ध चैनल है। 272 की सूची मुझे दे दो आप, मैं मान जाऊंगा। मैं तो डंके की चोट में मैंने आपके कार्यक्रम में कहा फतेह सागर पर कि 272 की सूची अगर कोई वर्तमान में उपलब्ध करा देगा, और तो मैं कहो जो मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा, मैंने मिल बैठकर ये प्रयास किया कि गलत जिसने काम किया उसके खिलाफ सजा हो। हमने 2 थाने में मुकदमे दर्ज करवाए, व्यक्तियों के खिलाफ कराए। हमने पूरी टीम को उदयपुर शहर में भेजकर अधिकतम 40 से 42 प्लॉट निकले, जो वर्तमान में अभी भी, अब उन प्लॉटों में से कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर लोगों ने मकान बना लिए। लोगों की गलती नहीं है, बाबू की गलती की वजह से उसका नामांतरण हुआ, नामांतरण के बाद उसकी परमिशन हुई, परमिशन के बाद उस व्यक्ति ने मकान बनाया। तो यार उस गरीब व्यक्ति का क्या दोष है? दोष अगर किसी बाबू का है, किसी अधिकारी का है, किसी पार्षद का है, किसी जनप्रतिनिधि का, उसकी सजा वो गरीब व्यक्ति भरे। हमने उसको सरकार को भेज दिया, सरकार संज्ञान ले, सरकार कह दे कि इसको सीज करना है, हटाना है, नगर निगम हटा देगी, और एसओजी में मुकदमा दर्ज है। बार बार हम उसकी चर्चा क्यों करें भाई? आप लोगों ने मिलकर, आप लोगों का मतलब मनु जी नहीं, जिन लोगों ने मिलकर हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज करा दिया। अरे भाई, एसओजी जितनी बड़ी संस्था उसकी जांच कर रही है, तो मेरा तो उसमें प्लॉट नहीं है, पारस का तो उसमें कोई रोल नहीं है। अगर 272 प्लॉट भी निकल जाएंगे, मैं तो कहता हूँ खुदा न खास्ता, पहली बात तो है ही नहीं, 50 भी नहीं है, और 272 भी निकल जाएंगे, एसओजी जांच कर लेगी यार, चले जाएगा जेल में जो व्यक्ति गलत होगा। जो अब इसमें रोज रोज बोर्ड के, अरे भाई बोर्ड के ऊपर आरोप लगाने से क्या होगा? यूआईटी ने गलती की, सजा नगर निगम भरे क्या? यूआईटी ने कागज भेजा कि यह प्लॉट सही है, उसका हमने नामांतरण किया, हमारी क्या गलती है? और हमारे यहाँ से गलती हुई तो हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। एक विषय को लेकर पिछले 10 सालों से बार बार उस बात को घसीटना, समाचार पत्रों का कहना है कि 272 जैसा कुछ है ही नहीं, नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि गलतियाँ हुई। 40 से 42 प्लॉटों पर, सरकारी जमीन के प्लॉटों पर गलत तरीके से म्यूटेशन खुला, गलत तरीके से नामांकन हुआ, म्यूटेशन खुला, म्यूटेशन के बाद उसका पट्टा जारी हुआ या भवन अनुमति हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त, हाँ 40-50 को 272 तक मत पहुँचाओ। ये प्रमोद जी सामर हमारे जब उस समय भवन अनुमति सिंह में अध्यक्ष थे, उन्होंने 200 प्रकरण 72 निकाले, वो डिस्प्यूटेड ही निकाले, ऐसे प्रकरण जिनकी जांच करना आवश्यक है। हमने उनकी जांच की तो उसमें से 40 पाए गए। आप कह रहे हो सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अरे तो भाई एक मुकदमा और करवा देवे कोई भी व्यक्ति, और मैं तो कहता हूँ विपक्षी बंधु करवा देवे, तो एक एसओजी का मुकदमा और हो जाएगा, एक सीआईडी में और मुकदमा दर्ज करा देवे, और मैं तो कहता हूँ डंके की चोट, जो गलत है वो जेल जाएगा। मेरे को इसका टारगेट क्यों बनाया जाता है? लेकिन हाँ, मेरे बोर्ड को बदनाम कोई व्यक्ति करेगा या कोई भी पार्टी करेगी तो मैं 100% उसका सपोर्ट करूँगा। और 272 प्रकरण कहाँ से चला जी? इस बोर्ड में हुआ क्या? पिछले बोर्ड में हुआ क्या? जब विरोधी पक्ष के व्यक्ति नेता और पार्षद हुआ करते थे, उस समय से ये प्रकरण चल रहा है। आपने उस समय एक कदम क्यों नहीं उठाया? आज उस विषय को अननेसेसरी का माहौल खराब करने के लिए बनाते हो। जनता सब देख रही है, जनता सब समझती है। गुलाब जी असम के राज्यपाल बन गए तो काफ़ी सारी खुशियाँ और बधाइयाँ भारत जी को आने लगी कि अब नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे। एक बात कह रहा हूँ मैं, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। फिर होता है कि उपचुनाव भी हो नहीं सकते क्योंकि 8 महीने ही बचे हैं मतलब चुनाव को, और उसके बाद में एक चेहरा लगातार 15-20 दिन तक पारस सिंह भी होता, फिर धीरे धीरे 5 होते हैं, 10 होते हैं, 25 होते हैं। अब तो शायद 35-36 लोगों ने फार्म भर दिए हैं, दावेदारी की है। क्या कहेंगे आप? मैं आपकी इस बात का उत्तर बहुत सहजता के साथ ये कहता हूँ, आपने संख्या कम बता दी जी।
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कर्ता दावेदार है। जो सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, हर व्यक्ति राजनीति में महत्वाकांक्षा रखता है। जिस व्यक्ति को 1 साल भी राजनीति में नहीं होता है और वो काम करने के पश्चात ये आशा रखता है कि मैं विधायक बनूं, उसकी गलती थोड़ी है क्या? महत्वाकांक्षा रखना उस व्यक्ति की गलती नहीं है। अब ये योग्यता कितनी रखता है, कितनी नहीं रखता है, टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये शीर्ष नेतृत्व तो छोड़ दो ना जी। अब भाई साहब, मैंने कहा ना, उन्होंने बाल्यकाल से पूरी उम्र कर तक राजनीति इस उदयपुर शहर की। उनका वर्चस्व था, है और रहेगा। उनकी आंख का सम्मान था। यहाँ पर एक बात और बीच में कहना चाहता हूँ जी। उनकी आंख का सम्मान के साथ साथ यहाँ पूरे मेवाड़ के अंदर आरएसएस का सम्मान है। आज भी एक हमारा विभाग प्रचारक जी। आज हमारा एक सह प्रांत प्रचारक, आज हमारे एक सह विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक अगर किसी कार्यकर्ता को बुला के कहते ना भैया ये गलत कर रहे हो, तो आज भी आँख की शर्म है। उदयपुर में नहीं, पूरे मेवाड़ में, चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, या चाहे उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, राजसमंद हो, संघ का यहाँ पर काम रहा है। या भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं ने संघ की शुरू में स्थापना की है, इसलिए यहाँ पर आरएसएस का वर्चस्व रहा है। इसलिए मेरा सोचना है, हाँ ये बात सत्य है कि गुलाब जी भाई साहब की आँख की शर्म थी, इतने सालों तक काम किया और इतने बड़े नेता थे, तो उनकी आँख की शर्म, हाँ वर्तमान में आँख की शर्म थोड़ी कम हुई है। इसलिए हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखते हुए दावेदार बन रहा है। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसका काम करेंगे और कमल जीतना चाहिए, राज भारतीय जनता पार्टी का आना चाहिए। यही हमारा भाव और यही लक्ष्य। डूंगरपुर के विधायक रहे के गुप्ता जी राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं निकायों के, और वो ये कहते हैं कि 200 विधानसभा सीटों में मुझे कहीं भी खड़ा कर दो मैं जीतूंगा और मेरी प्राथमिकता है जो उदयपुर रहेगी। क्या कहेंगे आप? देखो के गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं जी। डूंगरपुर में वो सभापति रहे, अच्छा काम किया, पूरे देश के अंदर उनकी चर्चा हुई। लेकिन डूंगरपुर की तुलना उदयपुर से नहीं की जा सकती। आबादी क्षेत्र में वो 50,000 का शहर है, ये 5 लाख से अधिक का शहर है। लेकिन 50,000 व्यक्तियों के नाते उन्होंने जो काम किया नगर पालिका या परिषद में रहकर, उन्होंने श्रेष्ठ काम किया। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना ये, उनकी इच्छा है 200 में से कहाँ पर भी टिकट मिले तो मैं जीतूंगा, तो ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं उनके लिए कमेंट्स क्यों करूं? लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से सोचना है, टिकट मांगने का उनको अधिकार है। एक बार इस उदयपुर शहर में 2, 4, 5 साल काम करो, लोगों से जुड़ो, जनता से जुड़ो, कार्यकर्ताओं से जुड़ो। काम करने के पश्चात आप टिकट मांगने का अधिकार ही रखते हो। कोई व्यक्ति उदयपुर में पैदा हो ऐसा थोड़ी क्या? हम ये कहते हैं यहाँ का जाया हो, जाया का मतलब यहाँ उसकी कर्मभूमि जिसने बनाई हो, यहाँ पर इसने काम किया हो। मैं आज भटानी चोट्टा की पासवानों की गली में उनको छोड़ दूँ, उनका मतलब कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का विरोध इस चीज़ का है। आप इस उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते हो तो आप एक बार भौगोलिक स्थिति को जानो, उदयपुर के कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी करो, उदयपुर के कार्यकर्ताओं से लगाव के साथ काम करो, 2-4 साल ही करो और उसके बाद टिकट मांगो। कौन नाराजगी व्यक्त करेगा? आपने डूंगरपुर में काम किया और आपने उदयपुर में टिकट मांगा तो लोगों के मन में थोड़ा सा आया कि भाई साहब एक बार काम करके टिकट मांगो, बस यही भावना है। बड़े भाई है, और उसके बाद भी अगर पार्टी टिकट देती है के जी को, धन बन धन के साथ में रहेंगे। हमारी पार्टी जीतनी चाहिए, हमारा विरोध थोड़ी है। विरोध तो बात का विरोध है। विरोध किस चीज़ का? आज लोगों के जिसको टिकट नहीं मिला, हम देश हैं पूरे प्रदेश के अंदर, लोग विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कब तक करेंगे? 1 दिन 2 दिन, फिर उस धारा में तो बहना पड़ेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अगर सरकार लानी है तो कमल के फूल के साथ तो चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो सरकार कैसे आएगी? शहर के 2 बड़े नाम रविंद्र जी और पारस जी, दोनों दूर से या बाहर से कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर या उनके लोग जानते हैं कि बन नहीं रही। क्या कहेंगे आप? ईमानदारी से बताएं। मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं घुमा कर नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। मनोज जी देखो, एक रविंद्र जी बड़ा नाम है जी, कोई अतिशोक्ति नहीं है। वह यूआईटी के चेयरमैन रहे, वह सभापति रहे, वह विद्यार्थी परिषद के कालखंड के अंदर बीएन कॉलेज के उपाध्यक्ष रहे। मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर विजय जी सीमाली मैं उनको बड़ा भाई मानता था, इसलिए रविंद्र जी से मेरा नाता है, संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पब्लिक जिसको चाहेगी, पार्टी जिसको चाहेगी वही विधायक बनेगा। अब
विरोध का कारण क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ये तो आप जिलाध्यक्ष जी से पूछो। मेरे मन में तो उनके प्रति कुछ भी नहीं, बड़े भाई है मेरे, उम्र में मेरे से 10 साल 12 साल बड़े, 10 साल बड़े, मैं उनका क्यों विरोध करूँ। वह छोटे भाई के नाते डांट कर भी मुझे कहे कि भारत ये काम तेरे को करना है तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन इस जमाने के अंदर ये कलयुग है भाई, बेटे को बेटा तो कहना पड़ेगा, प्यार से दुलारना तो पड़ेगा, भाई चाहे रविंद्र जी भाई साहब हो या चाहे उससे बड़ा कोई भी नेता हो। अगर आप मन में अगर दुर्भाव रखोगे और मुझसे आशा रखोगे कि एक तरफा प्रेम रखें, तो ये तो संभव राजनीति में नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता। एक परिवार में 3 बेटे होते हैं और बाप एक बेटे से प्रेम करे तो 2 बेटों के मन में भी आ जाएगा कि बाप मेरे से दुलारता नहीं है। यही बात हो सकती है कारण, और कोई कारण नहीं। 20 साल का सूखा जो है कांग्रेस कह रही कि इस बार भर लेंगे और कांग्रेस को ये लगता है कि वो जीत जाएंगे। उनके 2 जो बड़े नाम हैं, 2 बड़ी जातियां उदयपुर में जो राज करती आई हैं, जैन और ब्राह्मण, दोनों ही बड़े नाम बाहर से आए हैं। उनका दावा है कि वो 100% जीतेंगे। अगर जैन नाम की बात करें तो उन्होंने 53 समाजों को भूखंड दिला दिए, 10 संस्थाओं को दिला दिए। इससे कहीं न कहीं बहुत बड़ा डैमेज एक पार्टी को हुआ है, ऐसा लगता है और ऐसा उनका मानना है कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप? इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत सहजता के साथ में देता हूँ जी। शिव किशोर जी सन्नाटी हमारे सभापति थे, चेयरमैन थे यूआईटी में, मैं उस कमेटी का सदस्य था। हमने उस समय भी भूखंड समाजों को दिए, हमने उस समय भी पत्रकारों को भूखंड दिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार भूखंड राज्य सरकार ने दिए हैं। पिछले 4.5 साल से जी। या 5 साल कहूँ तो भी कोई बात नहीं है, 2 महीने बचे हैं, 4.25 साल से सरकार ने भूखंड देने का अधिकार सरकार के हाथ में क्यों लिया। पहली बार यूआईटी का कोई अध्यक्ष सरकार नहीं बना सकी, ये इस उदयपुर शहर का दुर्भाग्य नहीं है क्या। जो एप्लीकेशन 10-10 सालों से 8-8 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि उस सीट पर बैठता तो सरकार का नुमाइंदा कांग्रेस का ही बैठता, बीजेपी का तो नहीं बैठता। वो अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए भूखंड को देता जी। आपने उस पर बैंड लगाकर लास्ट में अंतिम चुनाव के समय पर उस भूखंडों की रेवड़ियाँ बांट कर कहते हो कि हमने समाज को ओबलाइज किया। समाज सब समझता है। माहेश्वरी समाज को हमने पहले दिया, हमने जैन समाज को दिया, माहेश्वरी समाज को दिया, सुथार समाज को दिया, अन्य 50 जगह हमने दिए। हमने उस समय जब आपको भी हमने चित्रकूट नगर में पत्रकारों को दिया, हमने ये थोड़ी सोचा कि इसका सीधा सीधा हम राजनीतिक लाभ लेंगे। अधिकार था, पत्रकारों की मांग थी, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा दिल रखकर सबको भूखंड दिए। अब इसके लिए मैं अभी कहूँ कि मैंने पत्रकारों को दिलवा इसलिए मुझे वोट दे दिए या मेरे को, ये थोड़ी बात है। सर्किट हाउस पे बुलाकर उनका जिस तरह से महिमा मंडित करते हैं, मजबूर है, लोग तो समझते हैं सारे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी वजह से वोट का डिवोशन हो जाएगा, डाइवर्शन हो जाएगा। आपके जैन समाज के बड़े पदाधिकारी हैं, वो बड़ा प्रचार कर रहे हैं, स्वागत है आपका, और ये जैन धन्य हो गए, शहर धन्य हो गए। नहीं, और जैन शहर धन्य हो स्वागत गए हो तो गया। नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी समाज को अगर भूखंड मिलता है और 16,000 स्क्वायर फीट का भूखंड मिलता है तो खुशी होती है। और खुशी जिसने दिलवाई उसका नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है। अगर मान लो, लेकिन उस दृष्टि से कि शहर में स्वागत है, एक शब्द है उसमें, तो ठीक है ना। शहर में स्वागत होने का मतलब ये थोड़ी कि यहाँ से चुनाव लड़े जी। स्वागत करना। आज अशोक जी गहलोत इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाते अगर मैं मान लो माला पहनाने चला जाऊं तो मेरी इसमें क्या गलती हो सकती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। 15 अगस्त पे कोविड में मेरे को सम्मानित किया, मेरे को किया था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस के विचारों से जुड़ जाऊं, मेरा आपके सम्मान, साथ में, मेरा सम्मान, आपके साथ में जिन कांग्रेसी पार्षद का किया उनकी मेहनत थी क्या? जितनी आपकी तो मेहनत थी। मैं उनके बारे में क्यों चर्चा करूं? मैं तो मेरी बात करूं ना। जी। मेरे विचार मेरे साथ है, उनके विचार उनके साथ है। सरकार का दायित्व था तो भूखंड मिले। कोई बहुत बड़ा काम करके कोई यूं कॉलर ऊपर कर लेवे ना, ये उनकी गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अधिकार है हमारा, हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम समाज में काम करते हैं। हमारे 50 सालों से जमीन यूआईटी आवंटित करती आई है, पहली बार आवंटन नहीं हुआ है। नहीं, वो जीत का दावा कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि जीत का। नहीं मनु जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने जो प्रश्न पूछा ना उसका उत्तर दे रहा हूँ और बहुत ऑन द रिकॉर्ड दे रहा हूँ
कि पहली बार राज्य सरकार ने भूखंड आवंटन किए वो ऐसे नहीं है। लाखेरी साहब ने भूखंड आवंटन किए, शिव किशोर जी सनाटी ने भूखंड आवंटन किए, रूप कुमार जी खुराना ने भूखंड आवंटित किए, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते उदयपुर की जनता को भूखंड आवंटित किए। आपने 5 साल तक जनप्रतिनिधि बनाया और सरकार के पास अधिकार ले लिया, अधिकार ही नहीं था यूआईटी के पास। और अंत में चुनाव के 15 दिन पहले नहीं, 4 दिन पहले आप उनका स्वागत कर आप लावा लेना चाहते हो, वावई लेना चाहते हो। हमने इन समाजों को भूखंड आवंटित कर दिए, इसलिए मेरा सम्मान करो, और वहाँ पर 25 तरह के व्यंजन खिलाकर लोगों को आकर्षित करना चाहते हो। जनता सब समझती है मनोज जी, जनता सब समझती है, और जनता का अधिकार है भूखंड प्राप्त करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन को भूखंड, दागलिया साहब हमारे अध्यक्ष थे, हिरणमंगरी सेक्टर 4 पे आज के 25 साल पहले मिला जी। ऐसा नहीं है पहली बार मिला, कब नहीं मिला। आप जाओ अभी सेक्टर 14 के अंदर आगे के पार्ट में सब यूआईटी ने दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसने दिया? सरकार ने दिया। अब सरकार बीजेपी और कांग्रेस की क्या होती है? सरकार सरकार है। भूखंडों का आवंटन पहली बार नहीं हुआ है, हाँ पहली बार हो जाता, और अगर आदरणीय भाई साहब करवा देते तो उनका सम्मान। इसलिए पहली बार नहीं हुआ है। समाज की एप्लीकेशन वर्षों से लग रही थी, 10-10 साल से, 8-8 साल से, और वह अधिकार आपने ले लिया अपने हाथों के अंदर सरकार ने। और अंत में, अरे भाई मेरा ऐसा कहना है, मोबाइल बांट रहे हो, बहुत खुशी की बात, गरीब व्यक्ति को मोबाइल देना चाहिए। अभी क्यों? 3 साल पहले क्यों नहीं? आपके पास फुर्सत नहीं थी लड़ाई के सिवा। आप अपने उपमुख्यमंत्री को गाली देने के अंदर ही आपको फुर्सत नहीं थी, आपके विधायकों को एकत्रित करने के लिए आपको फुर्सत थी। काम तो आपने वो किए ना 4.5 साल में। अब आप 6 महीनों के अंदर रेवड़िया बांटकर सरकार में वापस आना चाहते हो, इसीलिए कहा जनता सब देख रही है पूर्ण रूप से। ये रेवड़िया तो हर सरकार के कार्यकाल में, हर पार्टी के कार्यकाल रहता है, तब तक बढ़ती है। एक सवाल और है कि पारस जी सिंघवी को विधायक के रूप में काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, बहुत तेरे लोग देख रहे हैं, और ये महत्वाकांक्षा पारस जी की भी है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना भी, अगर पारस जी को टिकट नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, वो क्या होगा, ये वो चीज़, वो जवाब भी जानना चाह रहे हो। मनु जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। मेरा परिवार, मेरे कार्यकर्ता और मेरे सब शुभचिंतक चाहते थे, उदयपुर की जनता चाहती थी कि मैं महापौर बनूं। संगठन ने मुझे दायित्व तो नहीं दिया, तो क्या मैंने कपड़े फाड़ दिए? कुछ भी नहीं किया ना, सहजता के साथ में स्वीकार किया। वर्तमान में भी यही है, दायित्व देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देंगे तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। कमल के फूल को जीताना हमारा उद्देश्य है। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा चेहरा कमल, वही मेरा उद्देश्य है। जो हमारे नेता कहते हैं वो मैं कह रहा हूँ और यही करूँगा। हाँ, ये बात सत्य है कि 1-2 दिन मन में दुख रहेगा कि यार टिकट के दौड़ में था, टिकट नहीं मिला, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मिल जाएगा तो खुशी होगी, और ये मेरे लिए नहीं है, जिसको नहीं मिलेगा 2 दिन उसके ही मन में कष्ट होगा, और ये मानव प्रवृत्ति है, कष्ट होना स्वाभाविक है। वही बात रहेगी। कमल के फूल को मैं नहीं जीतूंगा, मैं किसके पास जाऊँगा? कमल के फूल को मैं नहीं जीतूंगा तो किस कार्यकर्ता का काम करूँगा? कमल के फूल को मैं नहीं जीतूंगा तो सुख दुख के अंदर भागीदारी कैसे निर्माण करूँगा? डबल इंजन की सरकार होगी, 4 गुना स्पीड से काम करेंगे। हाल ही आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सामाजिक जीवन में ही चला जाऊंगा और समाज के विकास या एनजीओ का काम करूंगा, या इस तरह से कुछ साल उनको दूंगा। तो क्या कहें, इससे क्या राजनीति से दूर हो जाएंगे? मन में ये बात है जी, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ जी, मन में ये बात है। मेरी उम्र अब 60 साल की होने को है जी, और मैं जाति का जैन हूँ। मैं कर्मों के आधार पर काम करने में विश्वास करता हूँ। मेरा भाव भी तो कब सुधारूंगा? मैंने खूब काम किया लोगों के लिए, अभी भी करूँगा। जनता का सेवा करने का काम करूँगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन छोड़ना नहीं कहा, सोशल एक्टिविटी छोड़ना नहीं कहा। राजनीति में 4 बार पार्षद रह गया, 1 बार यूआईटी का ट्रस्टी रह गया, मतलब 5 बार पार्षद रह गया। उसके बाद भी पार्षद बनकर फिर मन में कल्पना करूं अब मैं महापौर नहीं बना इसलिए महापौर बन जाऊंगा, तो मन में एक प्रश्न आया कि क्यों नहीं अनेकों संगठन है हमारे समाज के, संघ के, वनवासी कल्याण आश्रम में विशुद्ध परिषद है, सेवा भारती है, वहाँ पर रहकर भी तो हमारा समय निकल सकता है, काम कर सकते हैं। ये एक मन में भावना है, कोई ऐसा नहीं है कठोरता के साथ में सौगंध ले लिए हो उसके बाद भी मेरा संगठन कहेगा नहीं तुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, तो राजनीतिक क्षेत्र में करूँगा। लेकिन मेरे मन में एक भावना आई
वो भावना ये आई कि यार अब कब हमारा भव, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला है, तो कुछ लोगों के लिए, कुछ अपने लिए कर कर तो जीवे हैं, लोगों के लिए जिए, तो हम भी धर्म ध्यान कर कर, सेवा कर कर इस जीवन को सुधार करें और यही प्रभु से प्रार्थना करें कि अगले भाव में वापस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो। तो ये तो करना पड़ेगा ना जी। और 80 साल की उम्र तक ही मैं ये सोचता रहूं कि मैं पार्षद बनता रहूं, महापौर बनता रहूं, तो यार ये मन में स्वाभाविक है। एक उम्र तक मन में आना वो ये भावना आई कि बहुत कठोर मैंने सौगंध ले लिया, राजनीति करूंगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक कहेगी, मेरा संगठन कहेगा कि नहीं पारस तेरे को राजनीति में काम करना है, तो उसके बाद भी करूंगा। लेकिन मेरे मन की भावना अब ये है कि मेरे संघ के अन्य प्रकल्प चलते हैं, उसके अंदर सेवा का काम करूं। राजनीति कर ली तो उस क्षेत्र में भी सेवा का काम करूं। जी पारस जी, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, इस कुर्सी को हमने उस शख्स को देने की घोषणा की है जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या दावा करते हैं कि आप इस कुर्सी को पालेंगे? देखो मनोज जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मैं बहुत भावुकता के साथ में कह रहा हूँ, मैंने 6 महीना पहले, 8 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक का दावेदार बनूंगा, क्योंकि गुलाब जी मेरे साथ थे। भाई साहब जब महामहिम बने तो उसके पश्चात मुझे दावेदार बनाया उदयपुर की जनता ने। किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, व्यापार हो, दुख हो, सुख हो, कोई सा भी समाज हो, हर दुख सुख के अंदर उनका भागीदारी का, निर्वहन का काम किया। और उसकी वजह से आज आप जाओ, आपके चैनल के माध्यम से आप उदयपुर की सड़कों पर जाओ, आपको पता लग जाएगा कि मेरा प्रेम कितना है, सड़क उनका आशीर्वाद जनता का कितना है। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी और विधायक बनाएगी तो विधायक बनकर भी सेवा का काम ही करना है, पैसे कमाने का काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। सेवा 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 भी सिर्फ दुख सुख में भागीदारी का निर्वहन करना, शिक्षा नीति अच्छी करना, टूरिस्ट हमारा उदयपुर में कैसे आए उसके लिए काम करना, पर्यटन हमारा बहुत अच्छी तरह से आए, जैसा आपने कहा कि कुछ जगह हमारे कमियां रही है उसको सुधारने का काम करना, जनप्रतिनिधि होने के नाते यह काम हम करेंगे। भाई साहब, आप अभी उपमहापौर हैं, बात करें नाइट बाजार की, पर्यटन सिटी है, मतलब कितना उस समय मायूसी होती है जब पर्यटन सिटी में 10:30 बजे के बाद में कुछ नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, प्रश्न आपका वाजिब है। फतेह सागर पर 12 बजे तक की छूट किसने करवाई? जी, कलेक्टर साहब से आग्रह किया, उन्होंने 12 बजे तक की छूट की। हम एक बार नहीं 2-2 बार महापौर जी के साथ में बस स्टैंड के पास में खाली जमीन है उसके लिए गए, लेटर दिया, ऑन द रिकॉर्ड ऑथेंटिक लेटर महापौर जी के नाम का कि यह ज़मीन हमें रेंट पर, लीज पर दे दो, और उनकी स्वीकृति भी थी। लेकिन न जाने किसके दबाव में आकर रोडवेज के अधिकारियों ने वो ज़मीन हमें नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम चलाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने को सोचा क्या कि ज़मीन ऐसी हो जहाँ पर आम व्यक्ति सहजता से आ जाए, तो बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन नज़दीक। और ये जो आपने विषय रखा है, मैं 100% प्रयास करके कोशिश करूंगा कि शीघ्रता शीघ्र नाइट बाजार चले। ये वाजिब प्रश्न है। रात को टूरिस्ट 1 बजे बाद जो अनाधिकृत रूप से काम करते हैं ना, उसके पास वो जाता है और लूट खसोटी होती है। अगर वो बाजार व्यवस्थित रूप से चलेगा, या वो जो जगह व्यवस्थित रूप से अगर जहाँ पर 5-7-10 दुकानें चलेगी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि टूरिस्ट हमारा ठगा महसूस नहीं करेगा। ये सत्य बात। तो वैसा छोटी सी बात करें कि दिन में जितने ठेले चलते हैं तो वो रात को क्यों नहीं चल सकते? कि गुजरात पास में ही है हमारे, 4 बजे तक चलता है वो, और हम यहाँ पर 10-10:30 बजे। और वाकई में ये सबसे बड़ी परेशानी है, और पर्यटक यहाँ पर बहुत मायूस और ठगा सा महसूस करता है जब उसकी बस 12 बजे से सुबह 5 बजे है, या उसकी ट्रेन लेट है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो इसके लिए ये सुझाव तो सही है ना, किसी ने दिया कि इस तरह का भी काम किया जा सकता है, और निगम है, निगम तो कर सकती है। अभी तो 11-11:30 बजे तक मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन भी उसमें सहयोग करता है, इसमें निगम का काम नहीं है। हमने जो लाइसेंस दे रखे हैं वो रात्रिकालीन नहीं दे रखे, लेकिन सुझाव आपका अच्छा है, इस पर चिंतन होना चाहिए। और अगर मान लो कोई नाइट बाजार चालू नहीं होता है, तो ऐसे शॉप को, दुकानों को, ठेले वालों को लाइसेंस देकर रात्रिकालीन व्यवस्था करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 10 रुपये की चाय के 40 रुपये कोई न ले, उसके साथ में चीटिंग न हो। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस पर विचार करना चाहिए। जी, अंतिम सवाल,
दावेदारी कर रहे हैं आप, अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहते हैं, और उदयपुर शहर की तमाम जनता को पारस सिंघवी का क्या मैसेज है? मैं अंत में आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ मनु जी, उदयपुर की जनता का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को 4 बार जनप्रतिनिधि बनाकर सेवा करने का मौका दिया। आदरणीय कटारिया साहब का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने चारों ही टिकट में मेरे को अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए मौका दिया। और अंत में मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व से यह निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया गया तो आपकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कोई कोर कसर 24 घंटे मजदूरी कर कर उस ऋण को उतारने का प्रयास करूँगा अगर मेरे को टिकट दिया जाता है तो। जो दायित्व दिया जाता है बखूबी उसका निर्वहन करूँगा। मैं पुनः एक बार अंत में, जनता जनार्दन होती है जैसा अपन राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं, और वाकई में जनता को जनार्दन मानकर काम करना यह बहुत बड़ी बात होती है, उसका मैं निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। तो जनता जनार्दन होती है और जनार्दन के पास अभी मौका है। ये किस्सा है कुर्सी का, ये किस्सा है सियासत का। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किस्सा किसके हक में जाता है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये हमारे साथ थे पारस सिंघवी जी, उप महापौर, जिन्होंने सारे ही सवालों के काफी तल्लीनता से जवाब दिए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए अपनी बात भी स्पष्ट रूप से बिना गुस्सा किए हुए रखी। आगे नेतागिरी में और भी कई जन नेताओं से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।